नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की श्रृंखला में भौतिक विज्ञान से संबंधित 2 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं और ये आज का जो वीडियो है ये तीसरा चैप्टर है जिसका संबंध यांत्रिकी से है। इससे पहले के चैप्टर अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यांत्रिकी आज का चैप्टर। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यांत्रिकी क्या चीज होती है, फिर द्रव्यमान क्या है, एक शब्द आता है भार, भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर क्या है, बल क्या होते हैं, त्वरण क्या होता है, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, न्यूटन के गति के नियम, 3 नियम होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम जो है आज इस वीडियो में देखेंगे। तो यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत क्या है कि जब हम पिंडों पर कोई बल लगाते हैं या फिर पिंडों पर बल लगाने से उसमें कोई विस्थापन होता है तो पिंडों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जो किया जाता है वो यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। तो ये था यांत्रिकी। अब देखते हैं भार। भार क्या होता है? तो भार क्या है कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो आकर्षक बल के आधार पर यदि भार प्रभाषित होता है तो फिर द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान क्या है कि किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो ये परिमाण आधारित है। द्रव्यमान परिमाण के आधार पर होता है और परिमाण के आधार पर होने की वजह से ये हर एक स्थान पर एक जैसा रहता है, ये बदलता नहीं है, प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। और द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए हम छोटा m या स्मॉल m से इसको दर्शाते हैं। अब देखते हैं भार और द्रव्यमान के बीच अंतर क्या होता है। तो भार और द्रव्यमान के मध्य अंतर को समझने के लिए हम कुछ घटकों के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे पहला घटक हम देखते हैं बल। तो बल के आधार पर देखेंगे तो भार क्या है कि भार में पृथ्वी का आकर्षण बल देखने को मिलता है और जबकि द्रव्यमान में पदार्थ का केवल परिमाण देखने को मिलता है। दूसरा घटक देखते हैं मात्रक। तो भार का जो मात्रक है वो न्यूटन है और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम या फिर ग्राम है। तीसरा घटक है राशि। तो राशि के आधार पर देखेंगे तो भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान ये अदिश राशि है। वजन के आधार पर देखेंगे तो वजन के आधार पर देखेंगे तो किसी भी वस्तु का जो भार होगा वो स्थानों के सापेक्ष होगा, यानी कि स्थान अगर बदलेगा तो उसका भार बदल जाएगा। और द्रव्यमान का अगर देखेंगे तो द्रव्यमान क्या होता है, हर एक स्थान पर एक ही जैसा होता है, तो इसको हम अचर बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम दूरी एवं विस्थापन। तो रोजमर्रा की भाषा में अगर देखें तो दूरी और विस्थापन का जो प्रयोग होता है वो एक ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन भौतिक में अगर देखेंगे, भौतिक विज्ञान में अगर देखेंगे तो दोनों शब्दों का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। तो जैसे दूरी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चली गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। तो मान लीजिए कि जैसे ये कोई पाथ है और इसका हम पॉइंट दे देते हैं जैसे A B C D E। तो दूरी क्या होगी कि अगर एक पॉइंट ये हो गया है शुरुआत या प्रारंभिक और ये अंतिम बिंदु हो गया, तो दूरी क्या होगी कि A से B की दूरी चलने में, फिर B से C की दूरी चलने में, फिर C से D की दूरी चलने में और D से फिर E तक चलने में जो टोटल डिस्टेंस होगा, कुल योग बैठेगा, वो क्या कहलाएगा, वो दूरी कहलाएगा। और अगर हम ऐसे ही विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है हम इसी को क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। तो दूरी क्या हो गई, दूरी हो गई एक जगह से दूसरी जगह चली गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा विस्थापन को प्रदर्शित करती है। तो दूरी में क्या होता है, दूरी में परिमाण होता है और विस्थापन में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो दिशा आ जाने की वजह से जो विस्थापन है, ये विस्थापन हमारा सदिश राशि कहलाता है
और दूरी में केवल परिमाण होने की वजह से ये अदिश राशि कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि अगर दूरी को देखें तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या दूरी कभी 0 हो सकती है, शून्य हो सकती है क्या? तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन की अगर बात की जाए तो विस्थापन के शून्य होने की संभावना है। वो कब है? कि जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाए तो वहां पर विस्थापन 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब हम देखते हैं चाल एवं वेग। तो चाल क्या होता है? चाल होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी को हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। कि एक निश्चित समय में चली गई दूरी वो क्या कहलाती है? वो चाल कहलाती है। तो यहाँ पे दूरी की बात की गई है, तो दूरी वहां पे अभी थोड़ी देर पहले देखे तो दूरी क्या थी? ये अदिश राशि थी। तो अदिश राशि होने की वजह से चाल क्या हो जाएगी? ये भी एक अदिश राशि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परिमाण अनुसंगी है, ये परिमाण के आधार पर है। और एसआई में इसका मात्रक क्या होगा? एसआई में जो इसका मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। अच्छा, वेग का देखें तो वेग क्या होगा? वेग होगा हमारा विस्थापन बटा समय। अब वहां पे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो सदिश राशि विस्थापन के होने की वजह से क्या होता है? वेग भी हमारा सदिश राशि हो जाता है। इसमें परिमाण के साथ दिशा भी देखने को मिलती है। और एसआई मात्रक की अगर बात करेंगे तो इसका भी जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो अब देखते हैं हम चाल एवं वेग के बाद में त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो अभी हमने पढ़ लिया दूरी एवं विस्थापन, चाल एवं वेग। तो दूरी एवं विस्थापन के आधार पर चाल एवं वेग था। अब चाल एवं वेग के आधार पर ये टॉपिक होगा जिसको हम बोल रहे हैं क्या? त्वरण। तो त्वरण होता क्या है कि समय के अनुसार वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। अब ये वेग परिवर्तन है तो वेग परिवर्तन का मतलब क्या है? कि शुरुआत में कुछ और वेग होगा और आखिरी में उसका वेग कुछ और होगा। तो इसके अनुसार क्या होगा कि त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो ये त्वरण का सूत्र हो गया। अब त्वरण की अगर एसआई मात्रक को देखें तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा? ऊपर वेग है, वेग परिवर्तन है तो वेग का क्या था? मीटर प्रति सेकंड था और नीचे क्या है? सेकंड है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड की पावर 2। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका जो है मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूटन के गति के नियम। तो जैसा कि आप न्यूटन के गति के नियम से परिचित होंगे तो न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम थे, जिसमें से प्रथम नियम देखते हैं हम। तो प्रथम नियम क्या था कि अगर कोई वस्तु या पदार्थ विरामावस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु या पदार्थ गतिमान है तो वो गतिशील ही बनी रहेगी। कब तक ये रहेगा? विराम वाली वस्तु कब तक विराम में रहेगी और गतिशील वाली वस्तु कब तक गतिशील रहेगी? तो जब तक उनके अंदर परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम था कि विरामावस्था में उपस्थित जो वस्तु है वो विराम में ही रहेगी और गतिमान वस्तु गतिशील रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसमें परिवर्तन होने के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसी प्रथम नियम से संबंधित है जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व, तो जड़त्व होता क्या है? तो जड़त्व क्या है कि एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने या फिर निरंतर विश्राम में रहना, यही क्या है? ये जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व का अगर माप किया जाए तो जड़त्व के माप के लिए जो आधार बनेगा वो पदार्थ या वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर किसी पदार्थ या वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसमें जड़त्व ज्यादा होगा, और अगर कोई वस्तु या पदार्थ हल्का है तो उसमें जड़त्व कम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम।
तो प्रथम नियम से यह एकदम स्पष्ट हो चुका है कि वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके गति में परिवर्तन होता है। तो गति में अगर परिवर्तन है तो यह त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए पदार्थ को गतिशील बनाने के लिए बल लगाया जाता है, तो बल के प्रयोग होने से त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये मान लीजिए कोई सतह है और ये कोई हमारा पदार्थ है और इसके ऊपर अगर हमने F नाम का अगर आरोपित बल लगाया तो वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वो बल की दिशा में ही, ये ध्यान देने वाली बात है, तो बल की दिशा में ही त्वरण को उत्पन्न करेगा। तो इसके अनुरूप जो फार्मूला या सूत्र बनेगा वो F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु पर लगे बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। तो इसी समीकरण को न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो बल है तो बल का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। तो 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो 1 किलोग्राम वाले पदार्थ को जब 1 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम वाले पदार्थ पर लगता है तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अब देखते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है इसको बराबर और विपरीत बल का नियम बोला जाता है या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। तो तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, विपरीत दिशा में लगाती है जितना पहली वस्तु दूसरे पे लगाती है। तो इसीलिए पहली वस्तु द्वारा, मान लीजिए ये A है और ये B है, अगर A ने B के ऊपर बल लगाया तो A के द्वारा B पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं हम संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो संवेग को प्रदर्शित करने के लिए हम P का प्रयोग करते हैं, P से इसको दर्शाते हैं। तो संवेग है क्या? तो संवेग किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग के गुणनफल जो है संवेग को प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए P इक्वल्स टू mv इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो वेग है, यहाँ पर v है तो वेग है। वेग क्या है? वेग सदिश राशि है। तो वेग के सदिश राशि होने की वजह से संवेग भी क्या होगा? ये सदिश राशि हो जाएगा। और ये जो संवेग होता है ये किस दिशा में होता है? ये उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वेग होता है। अब जिसमें वेग होगा उसमें संवेग देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि हर एक यानी कि प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। और इसका अगर हम SI मात्रक देखेंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? kg आ जाएगा। और वेग है तो वेग का मात्रक क्या होगा? ये होगा मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए संवेग का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखते हैं संवेग परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो संवेग परिवर्तन का नियम बहुत ही आसान है समझना। कि क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ऐसा सिंबल हम लगाएंगे। और ये जो संवेग में जो परिवर्तन है ये किस दिशा में होगा? तो ये सदैव बल की दिशा में होता है। तो जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में संवेग का परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये संवेग परिवर्तन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है। अभी इसको हम देखते हैं कैसे इसको जो है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्यों बोला जाता है, अभी हम इसको देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान m हो और प्रारंभिक जो वेग है अगर वो u हो तो इसके अनुरूप जो प्रारंभिक संवेग होगा वो क्या हो जाएगा? वो mu हो जाएगा। t समय के अंतराल पर वस्तु पर जो बल F लग रहा है तो इस बल F के लगने की वजह से जो वेग होगा वो परिवर्तित होगा। वेग जो है परिवर्तित होगा तो हम उसको मान लेते हैं क्या? अंतिम वेग। और अंतिम वेग को हमने दिखाया किससे? v से दिखाया।
तो अंतिम वेग अगर पता चल गया तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि अंतिम संवेग कितना होगा। अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, m इंटू वी, तो ये mv हो गया। अब संवेग का परिवर्तन क्या होगा, तो संवेग का जो परिवर्तन होगा वो अंतिम संवेग में से माइनस हो जाएगा, अंतिम संवेग में से माइनस हो जाएगा प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग है mv और प्रारंभिक संवेग है mu। तो संवेग परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि जो फोर्स है वो समानुपाती है संवेग परिवर्तन यानी कि mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। तो इसमें क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाई t। अब ये v माइनस u क्या है, ये वेग में परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन को अगर t से डिवाइड कर दे तो यानी कि अगर हम इस पूरे की बात करें तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, हम इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोला जाएगा। तो इसके अनुसार जो f है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, m इंटू a के बराबर हो गया। और यही क्या चीज है, यही हमारे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, अब देखते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। अब देखते हैं हम कार्य के बारे में कि कार्य क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो जो क्रिया संपन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और अगर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यानी कि वहां पे कोई क्रिया संपन्न नहीं हो रही है तो ये क्या प्रदर्शित करेगा कि वहां पे कोई कार्य नहीं हुआ। तो बल लगाकर अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो जो क्रिया संपन्न हो रही है उसी को हमने कार्य बोला। और अगर बल लगाने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसके अनुसार क्या है कि अगर कार्य को देखें तो कार्य बराबर बल, क्योंकि बल का प्रयोग किया गया है, गुणा जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में परिवर्तन। तो कार्य को अगर हम W से प्रदर्शित करें तो बल को हमने F से किया है और बल की दिशा में होने वाले परिवर्तन को छोटे s से, स्मॉल s से दिखाते। इसके अनुसार जो सूत्र बनेगा वो W बराबर F इंटू S होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बल जो लग रहा है वो विस्थापन की दिशा में ना हो करके किसी कोण पर हो, किसी एंगल पर हो। ये मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु का जो विस्थापन है वो S है, लेकिन इस पे जो बल लग रहा है वो इसकी दिशा में ना हो करके किसी एंगल पे लग रहा है। एंगल को कैसे देखेंगे, एंगल हमारा यहाँ से ऐसे दिखेगा, तो जिसमें लग रहा है वहां से और x एक्सिस के समानांतर ये एंगल हमने थीटा को दिखाया है। तो किसी एंगल पे लग रहा है, किसी कोण पे लग रहा है तो इसके हम घटक निकालते। तो घटक निकालने में क्या होता है, एक तरफ साइन आता है और एक तरफ कॉस आता है। तरफ हमें निकालना होती है, जैसे इसमें हम निकाल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, f cos थीटा बोलेंगे। तो ये क्या है, f cos थीटा क्या है, ये बल का एक घटक। तो जब किसी कोण पर लगेगा तो उस स्थिति में जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो W बराबर F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल s। तो ये हमारा फिर सूत्र बन जाएगा। तो कार्य कैसी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या है, तो कार्य का जो SI मात्रक होगा उसको हम बोलते हैं जूल। तो एक जूल अगर हमें परिभाषित करना हो तो क्या होगा, तो एक जूल बराबर कार्य की जगह पे हम रखते हैं एक जूल। तो एक जूल क्या होगा कि एक न्यूटन, न्यूटन किसका हो गया मात्रक, वो बल का हो गया। तो एक न्यूटन बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो कार्य कितना होगा, वो 1 जूल का होगा। अब देखते हैं हम शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो सामर्थ्य क्या कहलाता है, जो कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। तो समय के अनुसार जितना कार्य होता है वही उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। तो इसके अनुसार देखेंगे तो शक्ति या फिर सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय, यही हो गया हमारा शक्ति या फिर सामर्थ्य। तो शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को हमने अभी W से प्रदर्शित किया है और समय के लिए हम T से इसको दिखाते हैं। तो P इक्वल्स टू W अपॉन T हो जाएगा। इसके अगर हम SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य है तो कार्य का भी हमने देखा था मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और समय के लिए जो मात्रक है वो
सेकंड का है, तो जूल पर सेकंड इसका एसआई मात्रक हो जाएगा और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वॉट बोल सकते हैं। तो जूल पर सेकंड वॉट को दिखाता है। आपके घर में हो सकता हो कि सबमर्सिबल पंप लगे हों, तो जब भी उसको परचेज करते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है कितने एचपी का पंप चाहिए। तो एचपी का मतलब क्या है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब क्या हो गया, अश्व सामर्थ्य। तो ऐसा बताया जाता है कि 1 एचपी की जो वैल्यू होगी या 1 अश्व सामर्थ्य की जो वैल्यू होगी वो 746 वाट होगी। अब देखते हैं हम ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हमने क्या बोला। अब ऊर्जा के कई रूप देखने को मिलते हैं, अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक जूल होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो ऐसी ऊर्जा जो किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करे। तो यांत्रिक कार्य करने की क्षमता जो प्रदान करे उसी को यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग देखने को मिलते हैं। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं क्या, स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है कि वह ऊर्जा जो गति के कारण हो, वह ऊर्जा जो गति के कारण हो उसको हम बोलते हैं क्या, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वह ऊर्जा जो स्थिति या दशा के कारण हो तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा के लिए अगर हम सूत्र देखें तो KE = ½ mv²। और स्थिति ऊर्जा के लिए देखें तो इसको PE से दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से दिखाते हैं। तो इसको लिखते हैं mgh। जो स्थितिज ऊर्जा है इसके भी कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यांत्रिकी कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो होगा गुरुत्व के अधीन गति होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।